जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 5 एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट का जो पेपर है। ये इंटरनल एग्ज़ाम के लिए पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन पेपर होता है। और इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, सेट कर किया है कि किस प्रकार से मार्किंग करनी है और किस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे वो एक सैम्पल के रूप में हमने यूज़ किया है। ये किसी संस्थान का क्वेश्चन पेपर है। आइए इसके बारे में जानते हैं किस प्रकार के जो क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर व्हाट इज़ स्पेशल एजुकेशन, डिफाइन द गोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अब यहाँ पर ये इसके गोल डिफाइन करने हैं। फिर आगे दिया गया इसके अंदर श्रवण दोष वाले बच्चों की विभिन्न शैक्षणिक आवश्यकताएं क्या क्या हैं। व्हाट आर द वेरियस एजुकेशन नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, राइट डन, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ EIP। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, श्रवण दोष वाले बच्चों के लिए स्कूल तत्परता कार्यक्रम के बारे में चर्चा करें। डिस्कस अबाउट स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसके लिए एक हमारा सब्सक्राइबर है, उसका क्वेश्चन आया है कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए। आइए हम इसके बारे में कुछ एक बातें हैं जो डिस्कस करते हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए विद्यालय की तैयारी कि जो स्कूल रेडीनेस है, उसके लिए जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनकी किस प्रकार की तैयारी करनी होती है, इन सब के बारे में यहाँ पर जानते हैं। विद्यालय की तैयारी, तत्परता, स्कूल रेडीनेस, जिसका प्रयोग आमतौर पर पूर्व प्राथमिक तथा किंडरगार्टन विद्यालय में किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि बालक सामाजिक तथा शैक्षणिक वातावरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर जो स्कूल रेडीनेस या विद्यालय की तैयारी बताई गई है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि बच्चे की उन सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है जिसके बेसिस पर बच्चा स्कूल जाने के लिए अग्रसर होता है या उसके लिए प्रवेश पाने के लिए तैयार होता है। इसके अंतर्गत जो सामाजिक और शैक्षणिक वातावरण है उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। अब यहाँ पर जो सामाजिक कौशल है, उसके लिए हम बच्चे की जो ग्रुपिंग है, भाषा, वाणी विकास का क्षेत्र है, एरियाज़ है, उनके बारे में बात कर सकते हैं। और शैक्षणिक वातावरण के लिए हम जैसे कि कुछ फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है बच्चे का अल्फ़ाबेटिक के साथ, कुछ नंबर सिस्टम के साथ, उन सब की तैयारी के बारे में हम प्लानिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे इसके अंदर दिया गया है, अर्थात बालक आत्मनिर्भर रूप से सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए तैयार है। वर्तमान समय में शिशु शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो बताया गया कि जो बच्चा है उसके अंदर आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उसको डेवलप करने के लिए इन सब एक्टिविटीज़ को किया जाता है ताकि बच्चा कॉन्फिडेंटल होकर स्कूल में एंट्री कर सके या स्कूल के साथ कनेक्ट हो सके। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आज हम लोकल में देख रहे हैं कि जो कम एज के बच्चे हैं उनको प्ले स्कूल वगैरह में या फिर किंडरगार्टन में, प्ले विंग वगैरह में डाल दिया जाता है और वहाँ पर बच्चों को स्कूल रेडीनेस के लिए जो भी फॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कराई जाती हैं। इन एक्टिविटीज़ के बेस पर ही बच्चे का जो स्कूल रेडीनेस है वो एरिया तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ एक एरियाज़ बताए गए हैं जो स्पेशल NGOs हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जो फर्स्ट नाम दिया गया है यहाँ पर, नेशनल रिसर्च काउंसलिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑन मेडिसिन। ये यहाँ पर दिया गया कि इसके भी कुछ शोध हुए हैं। जो साइंटिस्ट है, इसके रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने भी बताया कि अगर बच्चे का स्कूल रेडीनेस अच्छे से होगा तो उसकी आगे की जो शिक्षा है वो भी प्रभावी तरीके से पूरी की जा सकती है। अब यहाँ पर बताया गया आगे, भाषा व बोधात्मक कौशल भी उतने ही आवश्यक होते हैं जितने कि शीघ्र हस्तक्षेपण के कारण बच्चे में सामाजिक व भावात्मक कौशल के विकास में मदद करते हैं। अब यहाँ पर जो भाषा कौशल है उसका बौद्धिक विकास है, यानी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का एरिया है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एरिया है, जो एबिलिटी है उसकी, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई गई है।
जैसे कि उसका सोशल और इमोशनल एरिया होता है उसकी तरह ही। अब यहाँ पर एक जो रिसर्चर या साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनके बारे में दिया गया है। स्नो वर्ड्स एंड ग्रिट 1998 में इन्होंने अमेरिका में एक योजना या फिर एक प्लान स्टार्ट किया था जिसका नाम दिया गया अमेरिकन ईशा हियर स्टार्ट नामक योजना बनाई गई। इसके सुधार कार्यक्रम 2002 का अवलोकन करते समय वर्तमान राष्ट्रपति जो उस समय के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इसके बारे में समर्थन किया और विद्यालय का जो प्रथम दिन है उसके बारे में इन्होंने कुछ बताया गया है। आइए उसके बारे में जानते हैं। बालक को अक्षर व संख्याओं का ज्ञान आवश्यक हो, यानी कि जो बच्चा है उसको जब स्कूल में भेज रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने बताया कि बच्चे को अक्षर ज्ञान जैसे कि अल्फ़ाबेटिक होते हैं, ABCD होती है और हिंदी में A जो हम लिखते हैं वो, और मैथ के जो न्यूमेरिकल सिस्टम होता है उन सब के बारे में इसको नॉलेज हो, ये यहाँ पर बताया गया है कि इन सब के बेसिस पर जब हम बच्चे के साथ डील करते हैं तो उसको इजी टू लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कराते हुए कनेक्ट किया जा सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे इसके अंदर दिया गया है नेशनल एजुकेशन गोल पैनल 1991 के अनुसार विद्यालय की तैयारी स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। आइए इनके बारे में जानते हैं कौन कौन सा होता है। जिसमें फर्स्ट दिया गया इम्पोर्टेंट सबसे पहले जो बालक है कि बच्चे की जो हेल्थ है या फिर बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे से ही संबंधित जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाए, उनको कंप्लीट किया जाए। उसके बाद जो सेकंड जो अपॉर्चुनिटी आती है या फिर स्कूल रेडीनेस के लिए नीडफुल थिंग है वो है स्कूल, विद्यालय कि स्कूल को बच्चे के अकॉर्डिंग तैयार किया जाए। थर्ड आता है फिर उसके बाद परिवार और समुदाय की जो सोसाइटी है उसके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल रेडीनेस में बच्चे की हेल्प करने के लिए। इन सब क्राइटेरियाज में जो फर्स्ट दिया गया बच्चा दिया गया, सेकंड दिया गया विद्यालय, थर्ड परिवार एवं समुदाय या सोसाइटी जो भी हम कह सकते हैं कि ये बच्चे की स्कूल रेडीनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इन सब के बेसिस पर ही एक बच्चे का जो स्कूल रेडीनेस है, स्कूल की तैयारी है वो अच्छे से हो पाती है और उसकी जो एजुकेशन नीड्स हैं वो फुलफ़िल कर पाता है बच्चा। अब यहाँ पर एक डायग्राम बताया है जो हम एग्ज़ाम के दौरान अगर एक्सप्लेन करते हैं इस रूप में तो उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। इससे एग्जामिनर को भी अच्छे से पता लग जाता है और जो स्टूडेंट है उसको भी एक्सप्लेन करने में काफ़ी हेल्प होती है। इसमें जो सबसे ऊपर टॉपिक दिया गया है इसमें दिया गया है स्कूल रेडीनेस, फिर उसका फर्स्ट यूनिट दिया गया है रेडीनेस इन चाइल्ड कि बच्चे की क्या क्या तैयारी रहेंगी। सेकंड दिया गया रेडीनेस इन स्कूल कि जो विद्यालय की तरफ से क्या क्या जो स्टेप है फॉलो किए जाएंगे बच्चे की एजुकेशन के लिए। और इसके बाद जो थर्ड यूनिट है हम यहाँ पर उसको ले सकते हैं कि सोसाइटी या फैमिली, वो यहाँ पर हम ले सकते हैं। ये सब के सब इसके एरियाज़ हैं जो बच्चे के स्कूल रेडीनेस के लिए अपना सपोर्ट करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। आइए इसमें जानते हैं कि बच्चे की जो तैयारी है फिर चाइल्ड रेडीनेस है उसके अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट गोल आते हैं जो कि हमें ध्यान में रखते हुए बच्चे को तैयार करवाना चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है बच्चे की तैयारी रेडीनेस इन चाइल्ड। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया बच्चे के शारीरिक एवं गाम्यात्मक विकास का स्तर की जो फिजिकल डेवलपमेंट है और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ हैं बच्चे की उन सब के अंदर किस प्रकार का जो तालमेल है बच्चा उसके अंदर कॉन्फिडेंटल है या नहीं है, उन सब के बारे में हमें बच्चे को तैयार करवाना होता है। जिसके अंदर कुछ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर बच्चा ग्रिपिंग अच्छे से कर पाता है, पेंसिल होल्डिंग अच्छे से कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये सब एक्टिविटीज़ हम उसको सिखाते हैं। और फिर कुछ ग्रॉस मोटर्स एक्टिविटी होती हैं उनके ऊपर भी विशेष रूप से हमें फोकस करना होता है। सेकंड दिया गया है बच्चे के श्रवण दोष के स्तर एवं प्रकार कि जो बच्चा स्कूल में जा रहा है वो श्रवण अक्षमता से पहले ही पीड़ित है और उसका जो श्रवण दोष है किस स्तर का है और उसका किस प्रकार का जो मैनेजमेंट है उसके बेसिस पर ही निर्भर करता है, ये यहाँ पर ज़रूरी है। जैसे कि बच्चे के लिए अगर हीयरिंग एड अप्लाई करना है या फिर उसके लिए
ISL का यूज़ करना है, ये सब के सब बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको स्टार्टिंग से उन चीज़ों का जो अभ्यास है वो करवाया जाए कि हीयरिंग एड किस प्रकार से पहनना है, किस प्रकार से यूज़ करना है, ये सब चीज़ें हैं। थर्ड पॉइंट आता है भाषा एवं वाणी विकास से पूर्व श्रवण दोष, कि अगर कोई बच्चा है उसके अंदर जो श्रवण दोष हो गया है वह भाषा और वाणी विकास के पहले हो गया, जिसको हम पोस्ट लिंगुअल और प्रीलिंगुअल के नाम से जानते हैं। इसकी भी नॉलेज अगर होगी तो इसको ध्यान में रखते हुए बच्चे की जो शिक्षा की तैयारी है वो अच्छे से करवाई जा सकती है। फोर्थ आता है बच्चे की परमस्तिष्कीय विकास का स्तर, कि जो बच्चे की मेंटली एबिलिटी है उसके बारे में किस प्रकार के जो डेवलपमेंट है उस एरिया में भी बच्चे के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसको तैयारी करवानी चाहिए। 5 पॉइंट दिया गया इसमें संज्ञानात्मक एवं बौद्धिक विकास, कि जो बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता है, जो रीजनिंग एबिलिटी है वो किस प्रकार की है और उसको किस प्रकार से एजुकेशन के साथ कोरिलेट किया जा सकता है। इन सब एरियाज़ में भी हमें बच्चे के लिए काम करना होता है और तैयारी करनी होती है, जो कि बच्चे के लिए एजुकेशन डेवलपमेंट में एजुकेशन का जो प्लान है उसको सक्सेस बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये सब के सब जो प्लान्स होते हैं बच्चे की तरफ से होते हैं जो स्कूल रेडीनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया वो बताया गया विद्यालय की तैयारी। जो स्कूल रेडीनेस होता है इसके लिए विद्यालय की तरफ से कौन कौन सी तैयारियाँ करनी होंगी, आइए उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो इसका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है शारीरिक व गतियात्मक विकास, कि जो बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट है और उसकी जो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी कुछ एक एरिया होना चाहिए जहाँ पर बच्चा इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके उनके ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर सके, इंडिपेंडेंट रूप से उनका यूज़ कर सके। नेक्स्ट दिया गया इसके अंदर सामाजिक व भावात्मक विकास, कि बच्चे के अंदर सामाजिक और भावात्मक विकास करने के लिए भी एक जो काउंसलिंग एरिया होता है वो एरिया अवेलेबल होना चाहिए ताकि बच्चे को आवश्यकता के अनुसार उसको सहयोग प्रदान किया जा सके। सीखने के उपागम अप्रोचों का प्रयोग करना, जो अप्रोच हैं उनके लिए जो सीखने के उपागम हैं यानी कि मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स के लिए किस प्रकार की जो अप्रोच हैं, अप्रोच के अंदर जैसे कि नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, हेरिस्टिक मेथड वगैरह जो आपने पढ़े हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और कुछ टीचिंग मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स हैं जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वॉल टू पार्ट वाले, वो सब एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में जो अधिगम प्रक्रिया है उसको अप्लाई करना चाहिए। और एक जो अप्रोच यूज की जा रही है आज के टाइम में वो है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, कि उसमें बच्चे को केंद्र मानकर ही उसके चारों तरफ जो भी विद्यालय की तैयारीज़ हैं वो करवाई जाती हैं, क्योंकि विद्यालय जो कार्य कर रहा है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहा है, इसके लिए बच्चे को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट दिया गया इसके अंदर भाषा विकास, की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा आगा तो उसके अंदर स्पीच थेरेपी के लिए, स्पीच डेवलपमेंट के लिए जो एरिया है वो भी होना चाहिए, वहाँ पर अच्छे थेरेपिस्ट होने चाहिए ताकि बच्चे की अच्छे थेरेपी करवाई जा सके और उसको अच्छे से स्कूल के साथ कनेक्ट करने के बाद एजुकेशन के साथ कनेक्ट किया जा सके और उसके अंदर जो लैंग्वेज का एरिया वो भी अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट दिया गया इसके अंदर सामान्य ज्ञान तथा संज्ञानात्मक ज्ञान का विकास, कि बच्चे के लिए जो जनरल नॉलेज है और उसका जो संज्ञानात्मक विकास है उन सब को ध्यान में रखते हुए भी कुछ डिपार्टमेंट, कुछ एरियाज़, कुछ प्लान्स किए जाते हैं जो स्कूल की तरफ से होते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे को उनका भी बेनिफिट मिले ताकि बच्चा स्कूल रेडीनेस का जो एक मोटिव है उसको, एजुकेशन का जो प्लान है उसको अच्छे से प्राप्त कर सके। भी यहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं जो बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं, ये जो बताए गए हैं। आगे इसमें जानते हैं इसको विद्यालय की तरफ से प्रभावित करने वाले कारक। आइए अब आगे जानते हैं विद्यालय की तत्परता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग स्कूल रेडीनेस। आइए इसके बारे में जानते हैं। बच्चों को संज्ञानात्मक एवं सामाजिक रूप से स्कूल के लिए तैयार करने में बहुत से कारक अपना योगदान देते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो बच्चे हैं उसको संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से डेवलप करने के लिए बहुत से जो एरियाज़ हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। वो किस प्रकार से बच्चे के एजुकेशन को प्रभावित करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं।
फर्स्ट दिया गया इसके अंदर बच्चे का स्वास्थ्य है कि बच्चे की जो हेल्थ होती है सबसे इम्पोर्टेंट वो होती है। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, फिजिकली फिट रहेगा तो वो अदर एरियाज़ में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं क्या दिया गया बुक्स में। बालक को विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार करने के लिए स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण कारक है। आंशिक बाधिता वाले बच्चों को आसानी से स्कूल भेजा जा सकता है। यदि बच्चा स्वस्थ है तो वह स्कूल में आरामदायक महसूस करेगा। बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उनका प्रवेश करना कठिन सा लगने लगता है और यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरफ से उसकी विद्यालय प्रवेश की तत्परता को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर जो बताया गया है इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया है कि बच्चे की जो स्कूल रेडीनेस की जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए बच्चे का जो हेल्थ होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए बच्चे के स्कूल भेजने की जो तैयारी है उसको पूरा किया जाता है। उसके बेसिस पर ही जो बच्चे की आगे की प्रक्रिया उसको निर्धारित किया जाता है। अगर बच्चा नॉर्मल रहता है और उसको किसी भी प्रकार की जो फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है तो वह स्कूल में अच्छे से जाएगा और जो भी उसके शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको अच्छे से प्राप्त कर पाएगा। और बच्चा स्कूल में जो प्रवेश है किसी कठिनाई के बगैर कर लेगा, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, जो कि दोनों पक्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यालय की में प्रवेश पाने की जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर पाएगा और अच्छे से एजुकेशन के साथ कनेक्ट हो पाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड दिया गया है कक्षा का वातावरण कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसके लिए हम जब क्लासरूम डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी रहता है कि जब उसके लिए बाधा मुक्त वातावरण होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है, आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कक्षा का वातावरण विद्यालय को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इसलिए यह अध्यापक का उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चे के लिए एक अच्छे वातावरण का सृजन करे कि बच्चा अपने आप को किसी से अलग ना। यह सीखना आवश्यक होता है कि उन्हें बाधित बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है। यदि एक विशिष्ट बच्चे को अपने साथियों से अच्छा स्वागत मिलता है तो वह विद्यालय जाना पसंद करेगा और एक भी छुट्टी नहीं करेगा। अब यहाँ पर बताया कि कक्षा का वातावरण जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वह किस प्रकार से होना चाहिए। वह बाधा मुक्त होना चाहिए, जैसे कि साउंड प्रूफ वगैरह होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट थिंग जो आ जाती है कि जो क्लासरूम में पीयर ट्यूटरिंग है उसके लिए भी मोटिवेट करना चाहिए, ताकि जो एक बधिर बालक है जब वह क्लास में जाता है तो नॉर्मल बच्चों के साथ किस प्रकार से डील करता है या फिर सामान्यतः जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से उसके साथ डील करते हैं, इस चीज़ का भी विशेष रूप से जो अध्यापक है उसको भी डिजाइनिंग या तैयारी करनी होती है। ये विद्यालय प्रशासन का भी कार्य होता है। अब इसके अंतर्गत जो बच्चा है अगर वह नॉर्मल बच्चों के साथ अच्छे से डील करता है और नॉर्मल बच्चे भी उसके साथ अच्छे से डील करते हैं तो वह विद्यालय में जाना पसंद करता है और स्कूल से एक भी छुट्टी नहीं करता। ये स्कूल रेडीनेस के लिए सबसे ज़रूरी एरियाज़ हैं। अब यहाँ पर आगे दिया गया विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सेवाएं, टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड इन स्कूल की जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा उसके लिए किस प्रकार की जो सेवाएं हैं जो विद्यालय में प्रदान की जाती हैं उनके बारे में कुछ दिया गया है। यहाँ पर उनके बारे में जान लेते हैं। विद्यालय तत्परता इस बात पर निर्भर करती है कि विद्यालय में बच्चों के लिए किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं। यदि अच्छी सेवाएं प्रदान की जाए तो बच्चे स्कूल में घर जैसा महसूस करते हैं। यदि बच्चा विद्यालय में संतुष्ट है तो वह वहाँ 5 से 6 घंटे का जो वर्किंग हार्स होता है जो स्कूल का उसमें अच्छे से रहना पसंद करता है। बच्चे को सुव्यवस्थित तरीके से दी गई सुविधाएं उसके लिए लाभदायक होती हैं। विशिष्ट बच्चों के लिए जो विशेष बालक होते हैं उनके लिए समावेशी विद्यालय में दिए जाने वाली सेवाएं उनके लिए लाभदायक होती हैं कि जो समावेशी या इंक्लूसिव स्कूल हैं उनके लिए जो सेवाएं दी जाती हैं उस सेटअप में जो काम किया जाता है वो स्पेशल बच्चों के लिए, स्पेशली जो हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये यहाँ पर जो टाइप ऑफ सर्विसेज हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो बच्चे की गैदरिंग है या फिर इंटरेस्ट है उसको बनाए रखने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए किस प्रकार से
बच्चे के लिए जो विद्यालय की जो सर्विसेज हैं उनका प्रबंधन करना चाहिए, और इस प्रबंधन के बेसिस पर ही जो बच्चा है वह स्कूल की जो अटेंडेंस है उसको फुलफ़िल करता है या फिर उसको कंप्लीट करता है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब इसके अंतर्गत जो बताया गया था पारिवारिक पृष्ठभूमि, फैमिली बैकग्राउंड भी किस प्रकार से जो स्कूल रेडीनेस है उसमें हेल्प करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। परिवार बहुत से तरीके से बच्चे को विद्यालय जाने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। परिवार के सदस्य बच्चों को अधिगम में सहायता प्रदान कर सकते हैं। परिवार घर में ऐसा वातावरण बना सकता है जिससे बच्चे को अपने आप आशा की एक किरण दिखाई देती है। अब यहाँ पर बताया कि जो फैमिली है, फैमिली के अंदर भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं जिसके लिए बच्चे को स्कूल के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो आशा की एक किरण का मतलब बताया जा रहा है कि बच्चे को एक अलग सा महसूस ना हो कि वह समाज से अलग है या फिर उसके साथ कोई समस्या है। उन सब बातों को अवॉइड करते हुए, बच्चे को मोटिवेट करते हुए, उत्साहित करते हुए परिवार उसको स्कूल के साथ कनेक्ट कर सकता है, यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर ख़ास तौर पर जिन बच्चों में बाध्यता एवं विभिन्नताएँ होती हैं उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से भावनात्मक एवं नैतिक सहयोग की आवश्यकता होती है। जब ये बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो अपने आसपास वे सामान्य बच्चों को ही देखते हैं और इस परिवेश के लिए उन्हें तैयार करना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चों के जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं, जो इमोशनल एरियाज़ हैं, उनको डेवलप करने के लिए जो फैमिली है और उसके सदस्य हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़रूरी रहता है। क्योंकि जब बच्चा एक HI बच्चा, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके सामने जो बच्चे होते हैं, जो गैदरिंग होती है ज़्यादातर नॉर्मल बच्चों की होती है जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो इस चीज़ को फेस करने के लिए किस प्रकार से बच्चे को तैयार किया जाता है, उसके लिए परिवार की जो पृष्ठभूमि है या फिर उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया था वो दिया गया था यहाँ पर सामाजिक एवं आर्थिक स्तर कि किस प्रकार से जो सोसाइटी है बच्चे के लिए कंट्रीब्यूशन करती है और कि जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। बहुत से बाधित बच्चों की बधिरता उनकी 6 वर्ष की आयु तक पता चल जाती है। इन बच्चों में से जो हाफ जो गैदरिंग है उनकी जो बधिरता का जो श्रेय जाता है या फिर प्रभाव होता है वो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। बच्चों में बधिरता आने का कारण उनकी निर्धनता की वजह से उनका या फिर गर्भवती माता का कुपोषण होता है। स्कूल में बधिर बच्चों के लिए बहुत सी सुविधाएं प्रदान की जाती है परंतु निर्धन बच्चे इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं। इसलिए भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इन बच्चों को अधिक सुविधाएं कम से कम पैसे में उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अब यहाँ पर जो सोशल डेवलपमेंट है उसके लिए जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं शुरुआती उम्र के जो 6 ईयर्स होते हैं उसके अंतर्गत बच्चे की पहचान हो जाती है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो परिवार की आर्थिक स्थिति है उसका भी एक कारण बताया जाता है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जो मेनली बधिर होने की जो समस्या है उसके जो कारण बताए गए हैं वो मदर से रिलेटेड बताया गया है, जिसके अंदर जो डाइट प्लान होता है उनका इफ़ेक्टिव होता है कि जिसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो मिनरल्स हैं बच्चे को जो डेवलप कराते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उनका ना मिल पाना वो दिया गया है। अगर हम बात करें तो कुपोषण के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और स्कूल के लिए जो बधिर बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत सी जो आवश्यकताएं होती है वो भी उपलब्ध करवानी चाहिए। अब भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों को जो सुविधाएं हैं वो कम से कम पैसे में उपलब्ध कराने के लिए बात कही गई है। अब इसके लिए भी कुछ प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे कि होता है माता पिता का शैक्षिक स्तर। अगर माता पिता अच्छे एजुकेटेड हैं तो वो भी बच्चे के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और जो भी सुविधाएं समाज में या फिर गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के लिए प्रदान की जा रही है उनका अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड दिया गया है जैसे कि परिवार में लिंग भेद।
भावना। अगर बच्चा मेल है तो उसके लिए अलग से प्लानिंग की जाती है, अगर बच्चा फीमेल है तो उसके लिए अलग से प्लानिंग की जाती है। अगर परिवार में किसी प्रकार का जो जेंडर है उसको देखते हुए कोई एक्टिविटी की जाती है तो वो बच्चे के लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। यहाँ पर बच्चे के लिए जो बेनिफिशियल रहेगा उसमें परिवार का यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल रहता है। आगे दिया गया है किसी पिछड़े इलाके में आवास। अगर बच्चा किसी स्लम एरिया में या फिर किसी अनडेवलप्ड एरिया में या कॉलोनी में रहता है तो वहाँ पर भी बहुत सी जो सुविधाएं हैं उनका ज्ञान नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चा उनका बेनिफिट नहीं ले पाता। 4 दिया गया यहाँ पर बच्चे को विद्यालय पूर्व शिक्षा का अभाव, कि बच्चों के लिए जो स्कूल रेडीनेस है अगर वो समय पर नहीं हो पाएगी तो बच्चा स्कूल में जाने के बाद भी किसी भी प्रकार का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें पिछड़ जाता है और अपने जो एरियाज़ है उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वह स्कूल से अवॉइड करने लग जाता है। और उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो स्कूल रेडीनेस है वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, विशेष रूप से जो हमारे CW जो HI वाले बच्चे हैं उनके लिए ये यहाँ पर बताया गया है। अगर अभी भी किसी के लिए कुछ कोई डाउट्स है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में दे सकता है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए अलग से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।